हेलो फ्रेंड्स। मैं कौटिल्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कौटिल्य क्लासेस आपको 3 से लेकर 10th तक के सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करवाती है, मैथ, साइंस, और एक जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को वो होता है सोशल साइंस, क्योंकि लोग इसे आर्ट्स का सब्जेक्ट समझ के इस पे ध्यान नहीं देते हैं, इवन टीचर्स तक भी ध्यान नहीं देते हैं। और इसलिए स्टूडेंट्स का फाउंडेशन जो है वो सोशल साइंस में मैंने जहां तक देखा है अक्सर मुझे खराब ही मिला है। फिर इसीलिए आज से हम लोग एक ये इनिशिएट कर रहे हैं अपने कोचिंग क्लासेस में कि मैथ और साइंस के साथ साथ सोशल साइंस की भी कंप्लीट क्लासेस आपको यहाँ पर करवाई जाएंगी, बहुत ही मिनिमम फीस पर, जो कि आप हमारे एडवर्टीजमेंट में देख चुके होंगे कि हमने क्या फीस डिसाइड किया है। तो अगर अभी तक आपने हमारे कौटिल्य क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो अब भी ज्वाइन करें, जो कि है विष्णुपुरी रोड, रामनगर चौक, हजारीबाग में, बिल्कुल आपके अपने शहर में, आपके घर के बिल्कुल पास। सोशल साइंस क्लास 6 का ये पहला चैप्टर है जो कि मैं लेके आया हूं यहाँ आपके लिए, और वो पहला चैप्टर है आवर पास्ट। आवर पास्ट की तरफ जाएंगे तो उसमें एक पहला चैप्टर है व्हाट, व्हेन, वेयर। इससे रिलेटेड वो चैप्टर है जो कि हमें बताता है कि हमारे हिस्ट्री में कब, कहां, क्या, कैसे हुआ, उसके बारे में हमें जानना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि टाइम पीरियड के बारे में बात होता है हिस्ट्री में, और वो टाइम पीरियड कैसे डिसाइड किया जाएगा, टाइम पीरियड को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो टाइम पीरियड को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास दो वर्ड होते हैं, जिसमें एक है बीसी। बीसी एक वर्ड क्या है, बीसी, जिसे बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। और दूसरा जो है वो है एडी, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब जो हमारे जीसस थे, जब वो जिस दिन उनका बर्थ माना जाता है उस दिन के बाद का जो समय है उसे हम एनो डोमिनी में रखते हैं, और उस दिन जिस दिन जीसस पैदा हुए थे उस दिन के पहले का जो समय है उसे हम बिफोर क्राइस्ट में रखते हैं। तो अगर आपसे कोई टीचर पूछे कि हिस्ट्री में बीसी का मतलब क्या होता है, तो वो होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है एडी, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका इंग्लिश में एक कॉमन मीनिंग है, वो है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब जिस दिन हमारे लॉर्ड इस धरती पे आए थे उस समय से लेके बाद का कहानी। इसे हम सीई यानी कॉमन एरा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सा फैक्ट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे आप देखेंगे कि आपका 6th क्लास का जो सोशल साइंस का चैप्टर है उसमें सबसे पहले जो चर्चा किया गया है वो है आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ी का। सबसे पहले चर्चा किस चीज का मिलता है हमें, वो मिलता है हमें सुलेमान और, एक मिनट, वो चर्चा हमें मिलती है सुलेमान और किरथर हिल्स का। सुलेमान और किरथर हिल्स कहाँ है, जब आप इंडिया के मैप को अपने बुक में देख रहे होंगे, मैप को देखिए, जब आप अपने इंडिया के इस मैप को देखेंगे तो इस तरफ गुजरात वाले एरिया की तरफ जो ये एरिया है, यहाँ से जो इधर पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ पे सुलेमान हिल्स और किरथर हिल्स आपको देखने को मिलेगा। इस हिल्स की चर्चा यहाँ पे क्यों की जा रही है, क्योंकि 8000 ईयर्स अगो यहाँ पे सबसे पहले क्रॉप्स को उगाना शुरू किया गया था। ठीक है, क्रॉप्स को उगाना शुरू किया गया था किस रीजन में, सुलेमान और किरथर हिल्स वाले रीजन में। कब किया गया था, तो 8000 ईयर्स अगो ये काम किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले क्रॉप्स को उगाने का काम कहां पर किया गया था, तो वो सुलेमान और किरथर हिल्स में किया गया था। टाइम पीरियड अगर पूछे तो टाइम पीरियड याद रखेंगे, 8000 ईयर्स अगो, 8000 ईयर्स अगो। ठीक है, दूसरा है कि लोगों ने कब एनिमल्स को पालना शुरू किया, एनिमल्स को उन्होंने कब अपने रेयरिंग शुरू किया एनिमल्स के लिए, तो वो भी यही टाइम पीरियड है। और सबसे पहले कहां पे किया था इन्होंने, इसी एरिया में, सुलेमान और किरथर हिल्स वाले एरिया में। कैसे जानवरों को पालना शुरू किया, सीप, गॉट, कैटल, इन सब को इन्होंने पालना शुरू किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोशल साइंस बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी होती है और फिर उसे समय के साथ आप जोड़ते चले जाइए, समय के साथ उसे लिंक करते चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फैक्ट आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो हो रही है गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स की। किसकी बात हो रही है, गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स की बात हो रही है। गारो हिल्स और सॉरी, यहाँ पे बात हो रही है गारो हिल्स और विंध्या हिल्स की। ठीक है, गारो और जयंतिया इसलिए मेरे वो पे आ गया
क्योंकि जब हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ मेघालय में आपका मेघालय वाला एरिया जो है आपका अरुणाचल प्रदेश मेघालय ये वाले एरिया है, तो वहाँ पे गारो हिल्स और जैंतिया हिल्स बहुत फ्रीक्वेंटली एक ही जगह पे मिलता है, खासी गारो जैंतिया ये सब, तो इसीलिए ये सब आ गया। बट थोड़ा सा टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग था, इसे आप इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं गारो हिल्स और विंध्या हिल्स की चर्चा की जा रही है आपके 6th क्लास के बुक में। अब गारो हिल्स और विंध्या हिल्स में क्या ऐसा खास था, हम लोग ये देखते हैं। देखिए, क्रॉप्स को उगाने का सबसे पहला जो आपको समय टाइम पीरियड जो आपको बताया गया है कि सबसे पहले क्रॉप्स को कहां पर उगाया गया था, तो वो था सुलेमान और किरथर हिल्स। सुलेमान और किरथर हिल्स कहां पर मिलता है, तो इंडिया के जब आप नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जाएंगे, नॉर्थ और वेस्टर्न एरिया में जब आप जाएंगे तो आपको वहां सुलेमान और किरथर हिल्स मिलता है। बट गारो जो है, ये गारो हिल्स जो है ये आपको कहां पे मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। और विंध्या जो है ये कहां पे मिलेगा, मिडिल ईस्ट, बिल्कुल मध्य प्रदेश के ऊपर वाले एरिया में आपको विंध्या हिल्स मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक एरिया था जहां पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। और यहाँ पे सबसे पहले क्या उगाया गया था, राइस। और राइस कहां पे उगाया गया था, तो नॉर्थ ऑफ द विंध्या, याद रखिएगा, विंध्या के नॉर्थ में, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये विंध्या वाला एरिया है तो इसके नॉर्थ में राइस को सबसे पहले क्या किया गया था, कल्टीवेट किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं तो आपका 4 हिल्स का नाम आया आपके बुक में, याद रखेंगे, सुलेमान, किरथर, गारो और विंध्या। ये चारों हिल्स ऐसे हैं जहां पे सबसे पहले क्रॉप्स को उगाने का या एग्रीकल्चर करने का हमें क्या मिलता है, एग्रीकल्चर करने का हमें सबूत मिलता है या प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसमें याद रखेंगे कि विंध्या के किस एरिया में राइस को सबसे पहले कल्टीवेट किया गया था, तो विंध्या हिल्स के नॉर्थ वाले एरिया में सबसे पहले राइस को कल्टीवेट किया गया था। टाइम पीरियड अगर आपसे पूछेगा तो 8000 ईयर्स अगो, ये टाइम पीरियड आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी देखिए ट्रिब्यूटरीज का बात किया जा रहा है कि ट्रिब्यूटरीज होती क्या है। जब आप अपने बुक में पढ़ेंगे तो वहां इंडस रिवर के बारे में कुछ बताया गया है, इंडस रिवर के बारे में, और वहां पर ट्रिब्यूटरीज ना एक वर्ड आता है, ट्रिब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, तो ऐसी छोटी नदियां, स्मॉलर रिवर, जो कि एक लार्जर रिवर में जाके मिल जाती हैं। ऐसी स्मॉलर रिवर जो जाके एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिब्यूटरीज कहेंगे, है ना। ट्रिब्यूटरीज को हिंदी में कहते हैं सहायक नदी। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज वो छोटी नदियां होती हैं जो बाद में जाके आगे जाके अपनी बड़ी नदियों से मिल जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 ईयर्स अगो, ये टाइम पीरियड याद रखेंगे। 47 ईयर्स अगो सबसे पहला जो सिटी था इंडिया में या इंडियन कॉन्टिनेंट में, वो देखा गया था इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास। इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास 4700 ईयर्स अगो फर्स्ट या अर्लीस्ट सिटी देखा जाता है हमारा। तो आपसे अगर पूछेगा कि अर्लीस्ट सिटी इंडिया का कब डेवलप हुआ था, तो वो हुआ था 47 ईयर्स अगो में। और ये कब हुआ था, कहां पर हुआ था, तो इंडस वैली या फिर उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके वैली में। इसलिए आप पढ़ेंगे आगे चल के इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन वो एक कंप्लीट सिटी था वो, तो उसका डेवलपमेंट कब होता है, कब से शुरू होता है, 47 ईयर्स अगो से। दूसरा टाइम पीरियड याद रखेंगे 25 ईयर्स अगो। 25 ईयर्स अगो सिटीज कहां पे डेवलप होती हैं, तो गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे, गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे हम देखते हैं कि 25 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप होती हैं। जबकि इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे सिटीज का डेवलपमेंट कब होता है, तो वो होता है 4700 ईयर्स अगो। 4700 ईयर्स अगो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अर्लीस्ट सिटीज का डेवलपमेंट कब हुआ था, तो वो हुआ था 4700 ईयर्स अगो। कहां पर, इंडस वैली के किनारे या फिर इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे। ठीक है, दूसरा अगर आपसे पूछेगा कि सेकेंड अर्लीस्ट सिटी का डेवलपमेंट कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे। कब, टाइम पीरियड पूछे तो 2500 ईयर्स अगो, याद रखेंगे 2500 ईयर्स अगो। ठीक है, दो यहां होमवर्क मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस और ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ये आप गूगल करिए, कहीं से भी कुछ करिए, आप अपने नोट्स में से जरूर शामिल कीजिएगा। और अगर पॉसिबल हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप जरूर बताइए कि इसका कौन सी नदियां हैं जो इंडस रिवर की और गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, गंगा रिवर के सदर्न पार्ट में, ये देखिए गंगा रिवर के सदर्न पार्ट में एक बहुत बड़ा किंगडम डेवलपमेंट होता है, किंगडम का डेवलपमेंट होता है। और उस किंगडम को किस नाम से जानते हैं, तो उस किंगडम को हम जानते हैं मगध के नाम से। उस किंगडम को हम किस नाम से जानते हैं, मगध।
मगध, जो कि हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है मगध। सबसे बड़ा और सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर एम्पायर हुआ करता था एक समय पे, जहां हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और आचार्य चाणक्य जैसे नाम पे। वही आचार्य चाणक्य जिनके नाम पे हमने अपनी कोचिंग का भी नाम रखा हुआ है कौटिल्य क्लासेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब पीपल जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, इसका रीजन यहाँ पे बताया हुआ है। ये आपके सब्जेक्ट का ही एक अलग टॉपिक है, उसमें ये बात दिया गया है। उसका ये मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के लाया हूं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि पीपल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते हैं, तो क्यों ट्रेवल करते हैं, उसका रीजन बताइए। तो वो ट्रेवल करने का रीजन अगर आपको बताना हो तो आप क्या बताएंगे, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। आप सोचिए कि अभी एक आदमी अपने घर से बाहर जाता है, क्यों जाता है, उसे कोई खुशी है अपने घर परिवार से दूर रहने का? नहीं, वो जाता है ताकि वो पैसे कमा सके, पैसे कमा सके, अपने घर वालों का पेट पाल सके। तो पैसे कमाना, घर वालों का पेट पालना, अपना जीवन बिताना क्या कहलाता है, लाइवलीहुड कहलाता है। ठीक है, लाइवलीहुड कहलाता है। तो लाइवलीहुड के सर्च में या सर्च ऑफ लाइवलीहुड, अपने नौकरी, रोजगार, पैसा, इन सब के चक्कर में लोग बाहर जाते हैं। वो एक रीजन होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने का। दूसरा रीजन होता है नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। नेचुरल डिजास्टर किस तरीके का होता है, जैसे बाढ़ हो गया, अर्थक्वेक हो गया, बहुत कुछ हो सकता है। इसी तरीके से जो भी डिजास्टर है जो नेचुरली आती हैं, जैसे मान लीजिए कि बिहार वाले रीजन में हर साल बाढ़ आती है, बिहार के कोसी वाले रीजन में हर साल बाढ़ आती है। वहां के कुछ लोग उस एरिया को छोड़ के क्या करेंगे, कहीं और जाके रहने लग जाएंगे। क्यों? ताकि वो बाढ़ से परेशान ना हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक साल में 2 से 3 महीना अगर कोई आदमी बाढ़ से ही परेशान रहता है, तो अपने बाकी के जीवन पे वो कब ध्यान दे पाएगा, है ना। तो इस तरीके के डिजास्टर से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, किसी सेफ जगह पे जाना पसंद करते हैं। इसलिए लोग अपने डिजास्टर से बचने के लिए भी लोग चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो पहला रीजन था आपका सर्च ऑफ लाइवलीहुड, और दूसरा रीजन था नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए। थर्ड रीजन क्या हो जाएगा, मैन मार्च इन आर्मी। देखिए, आर्मी में शामिल होते थे लोग, है ना, दूसरे के एरिया को कॉन्कर करने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। तो आर्मी जो है या किंग जो है वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ताकि वो दूसरे एरिया पे कब्जा कर सके या दूसरे एरिया को जीत सके, है ना। एक ये रीजन हो गया। तीसरा रीजन क्या हो गया, जो मर्चेंट्स हैं, मर्चेंट जो जाते थे, मर्चेंट क्या होते हैं, व्यापारी लोग को मर्चेंट बोला जाता है ना। तो मर्चेंट्स लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्यों? ताकि वैल्यूएबल गुड्स को क्या किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह पे लाया जा सके। वैल्यूएबल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए मर्चेंट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते थे। जैसे मान लीजिए कि अभी आपके बहुत से लोग होंगे जो आपके फैमिली में बिजनेस करते होंगे। हो सकता है कि वो अपना सामान इंडिया के वेरियस पार्ट्स में जाके अपने सामान को लेके आते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली से सामान ला रहा है, कोई कोलकाता से सामान ला रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, तो वो झारखंड के, लेकिन उनको बिजनेस करना है। तो अपने बिजनेस का सामान लाने के लिए वो क्या करते हैं, झारखंड से जाते हैं दिल्ली, झारखंड से जाते हैं कोलकाता। तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स में वो क्यों जाते हैं, ताकि वो अच्छे सामान को ला सकें और उसे बेच सकें। तो एक रीजन हो गया बिजनेस, बिजनेस करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। पहला क्या था, लाइवलीहुड। दूसरा क्या था, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए। तीसरा क्या था, आर्मी में है और उसे दूसरे के एरिया को कॉन्कर करना है। और चौथा रीजन हो गया बिजनेस, यानी मर्चेंट्स एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे। अब देखिए फोर्थ रीजन क्या हो गया, फोर्थ रीजन जो है वो है रिलीजियस, रिलीजन से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया में एक धर्म का डेवलपमेंट होता है, वो रिलीजन कौन सा था, बौद्ध रिलीजन। बौद्ध रिलीजन में जब हम सम्राट अशोक को पढ़ेंगे तो देखते हैं कि वो बहुत सारे ऐसे अधिकारी को नियुक्त करता है, अपने ऐसे ऑफिसर्स को नियुक्त करता है जो कि अलग अलग कंट्री में जाके बुद्धिज्म के बारे में बता सके, लोगों को बुद्धिज्म के बारे में बता सके, और उन्हें हो सके तो उन्हें बताए कि बुद्धिज्म को क्यों फॉलो करना चाहिए। दैट मीन्स अपने रिलीजन थॉट को, अपने रिलीजन बिलीफ को एक जगह से दूसरे जगह पर स्प्रेड करने के लिए भी लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। ठीक है। और फोर्थ रीजन क्या हो जाता है, फोर्थ रीजन हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ नया करना होता है जीवन में, कुछ एडवेंचर करना होता है जीवन में। जैसे मान लीजिए कि आप ही लोगों में से कोई लोग हैं जो बड़े होंगे तो क्या करेंगे कि जब आपका मन ना लग रहा हो तो दोस्त लोग के साथ प्लान बनाएंगे और कहेंगे कि चलो नेपाल चलते हैं, माउंट एवरेस्ट पे ट्रैकिंग किया जाए। तो जो ट्रैकिंग करना है वो एक एडवेंचर है। तो उसी तरीके से उस समय भी एंशिएंट टाइम में भी बहुत ऐसे लोग होते थे जिनको एडवेंचर करना होता था, है ना।
एडवेंचर करना होता था। उसी एडवेंचर के कारण से क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरी भी हुई है, बहुत सारा चीज। जैसे कि बोला जाता है कि अमेरिका जो है, यूएसए जो है, इसकी खोज किसने की थी, तो सेंट कोलंबस का नाम आता है कि यूएसए का उन्होंने डिस्कवर किया था, है ना। तो इसी तरीके से लोग अलग अलग रीजन के कारण से घूमते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते हैं, तो आपको ये रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसे सोचिए कि आपके समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। पहला रीजन आपको समझ में आएगा, लाइवलीहुड। दूसरा रीजन अगर आप न्यूज कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि नेचुरल डिजास्टर या जो मैन मेड डिजास्टर है, इससे बचने के लिए भी लोग जा रहे हैं। तीसरा रीजन है कि उस समय पे राजा होते थे। अभी के समय में देखिए दो देश आपस में लड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन लड़ रहा है कि यूक्रेन का कुछ एरिया रूस बोलता है कि मेरा है ना। तो एक दूसरे के एरिया को कॉन्कर करने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे। उस समय क्योंकि आर्मी पैदल होती थी इसलिए वो ट्रैवल करते थे। अब थोड़ा मॉडर्न समय है तो अब लोग ट्रैवल नहीं करता, अपने एरिया से एक दूसरे पे अटैक कर देता है, ठीक है। फोर्थ रीजन जो है वो मर्चेंट्स लोग जो बिजनेस करते थे, वो गुड्स को लाने के लिए, ले जाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करते थे। जो नेक्स्ट है वो है रिलीजियस फैक्टर, क्योंकि जो रिलीजियस टीचर होते थे वो अपने रिलीजियस बिलीफ को क्या करते थे कि आगे बढ़ाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे। और जो नेक्स्ट है, लास्ट है, वो है आपका एडवेंचर के लिए भी कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। तो ये 5 रीजन आप अगर एग्जाम में आए तो आप सोचिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल क्यों करेंगे, आप एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल क्यों करेंगे। बस आप खुद को सोच के आंसर लिखिए और उसमें ध्यान बस ये रखिए कि आप एंशिएंट टाइम के हिसाब से आंसर लिख रहे हैं, मॉडर्न टाइम के हिसाब से आंसर आप नहीं लिख रहे हैं। अगर आप एंशिएंट टाइम को सोच के और फिर अपना आंसर लिखेंगे तो आपके सारे पॉइंट्स सही होंगे। कोई जरूरी नहीं है आपको किताब पढ़ने का, कोई जरूरी नहीं है आपको किताब को रटने का, आप सिर्फ इसे समझिए, चीजों को समझिए। टीचर अगर आपसे बोल रहा है कि रटिए तो आप उसे बिल्कुल मना करिए कि रटना नहीं है, दिमाग बहुत चीजों के लिए लोड ले रहा है पहले से, और लोड नहीं लेना है, ठीक है। आप उसे समझिए, समय के साथ जोड़िए। आंसर लिखना है तो बस अपने माइंड में रखिए कि आप हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं और एंशिएंट टाइम पीरियड को अपने माइंड में रख के और फिर आंसर लिखिए, ऑटोमेटिक आपका सारा आंसर सही होने वाला है, ठीक है। ये क्या हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये टॉपिक है ये, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा कहां तक हो गया था, गारो हिल्स हो गया था, ट्रिब्यूटरीज हो गया, और पीपल क्यों ट्रैवल करते हैं ये भी हो गया। अब देखिए लोगों का जो मूवमेंट है, लोग एक जगह से जो दूसरे जगह पे जाते हैं, वो लोगों को कैसे बेनिफिट करता है। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो उससे आप ये सोचिए कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या बेनिफिट होगा, आपको पर्सनल लाइफ में आपको क्या बेनिफिट होने वाला है अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं घूमने के लिए। तो सबसे पहला जो होगा, आप बहुत सारे कल्चरल ट्रेडिशन को जानेंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा कि आप बहुत सारे कल्चरल ट्रेडिशन को जानेंगे। और कल्चरल ट्रेडिशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप एक हिंदू हैं, ठीक है, और आप मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं घूमने के लिए। नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वो है आपका आदिवासी लोगों का समाज, ठीक है। अब वहां आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां के आदिवासी लोग कैसे रहते हैं, वहां के आदिवासी लोग कैसे रहते हैं आप ये देखोगे। और आदिवासी लोगों को देखने के बाद आप देखोगे कि वो किस तरीके का कल्चर फॉलो करते हैं, किस तरीके का रिलीजियस बिलीफ है उनका, किस तरीके का खाना खाते हैं, किस तरीके का कपड़ा पहनते हैं, एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, उनका जो बहुत सारा ओकेजन होता है, बहुत सारे त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, वो कैसे मनाते हैं वो। तो जब आप ये देखोगे तो उनके कल्चर को आप जानोगे, हो सकता है आप कुछ अडॉप्ट करोगे या जो वहां के जो ग्रुप्स हैं वो आपसे कुछ अडॉप्ट करें। तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को देख के कुछ ना कुछ सीखते हैं, और वही जो है हमारा कल्चरल ट्रेडिशन को एनरिच करता है, ठीक है। देखिए ये हो गया पहला रीजन कि लोग एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल कर रहा है तो उससे लोगों को क्या बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट तो है कि कल्चरल ट्रेडिशन जो है हमारा इनरिच होता है। दूसरा है कि जब पीपल शेयर करते हैं न्यू वे ऑफ कार्विंग, उस समय की एंशिएंट टाइम के हिसाब से देखिए तो लोग जब एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे थे तो न्यू आइडिया शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि जो स्टोन था उस समय पे, स्टोन से किस प्रकार से हथियार बनाया जा सकता था नया नया, वो बताते थे। जैसे अभी मान लीजिए कि आप इंडिया के साइंटिस्ट हैं, आप एक हथियार बना रहे हैं, अब आपको एक बार समय मिला यूएसए जाने का, हो सकता है कि यूएसए में कोई ऐसा साइंटिस्ट आपको मिले जो आपको बताए कि इसमें अगर
आपके हथियार में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो ये वाला बहुत अच्छा हथियार बन सकता है, लाइट वेट हो जाएगा, चलाने में बहुत इजी रहेगा, कोई भी आदमी एक बटन दबा के बस एक हथियार चला सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर उस समय भी होता था, एंशिएंट टाइम में भी। अब एंशिएंट टाइम में तो टेक्नोलॉजी साइंस पर आधारित तो कम थी, उस समय पे क्या था, स्टोन एज था। तो स्टोन एज से रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को हम बोल सकते हैं कि लोग वहां बेनिफिट कर रहे थे एक दूसरे को ट्रैवल करके, है ना। क्योंकि जब आप स्टोन एज में जाएंगे तो देखेंगे कि पहले के आदमी बहुत बड़े बड़े हथियार बनाते थे पत्थरों से। उसके बाद एक समय आता है कि लोग छोटे पत्थर का हथियार बनाना शुरू करते हैं जो कि लाइट वेट का होता है। सेम चीज अभी के समय में उसे आप साइंस से जोड़ दीजिए, है ना। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी एक फैक्टर है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो कल्चरल बेनिफिट के साथ साथ उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें जब आप अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मेन्यू स्क्रिप्ट। मेन्यू स्क्रिप्ट होता क्या है, आइए हम ये जानते हैं। मेन्यू स्क्रिप्ट जो होता था ये पत्तों पे लिखा जाता था, पाल्म लीफ, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि पाल्म लीफ पे लिखा गया जो राइटिंग होता था उसे हम मेन्यू स्क्रिप्ट बोलते थे। मेन्यू स्क्रिप्ट को हिंदी में जो है पांडुलिपि कहा जाता है। मेन्यू स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है हिंदी में, पांडुलिपि। पांडुलिपि मतलब पत्ते पे लिखा गया शब्द, पत्ते पे लिखी गई राइटिंग, है ना। तो पाल्म लीफ का उपयोग सबसे ज्यादा होता था, पाल्म लीफ का यूज सबसे ज्यादा होता था मेन्यू स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। क्यों, क्योंकि उस समय हमारे पास कागज तो थे नहीं, कागज का आविष्कार हुआ नहीं था, नहीं हमारे पास पेन था, नहीं इंक था, तो लोग जो है सो किसी तरीके से पत्तों पे लिखते थे। और ये जो है बहुत 1000 ईयर्स अगो लिखा गया है मेन्यू स्क्रिप्ट, बहुत 1000 ईयर्स अगो। लोग जब रहते थे अपनी बातों को अगर उन्हें लिखना हुआ, उन्हें कोई भी लिपि आती थी, उस समय ज्यादातर लिपि जो यूज हुई है मेन्यू स्क्रिप्ट को लिखने में वो है प्राकृत। ठीक है, संस्कृत, प्राकृत और तमिल, ये तीन लैंग्वेज ऐसा है जिसमें मेन्यू स्क्रिप्ट को लिखा गया है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा मेन्यू स्क्रिप्ट जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। सबसे ज्यादा मेन्यू स्क्रिप्ट किस लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। अब मेन्यू स्क्रिप्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता था, तो ये देखिए मेन्यू स्क्रिप्ट में रिलीजियस बिलीफ होता था, रिलीजियस प्रैक्टिस होता था, किंग उस समय के कैसे रहते थे, लाइफ्स ऑफ किंग्स, इसे भी डिफाइन किया गया है मेन्यू स्क्रिप्ट में। मेडिसिन एंड साइंसेस, इसके बारे में भी बताया गया है मेन्यू स्क्रिप्ट में। उस समय के भी लोग किसी न किसी तरीके की मेडिसिन का प्रयोग करते थे। अब वो मेडिसिन आयुर्वेद से रिलेटेड था या जड़ी बूटी जो था उससे रिलेटेड था, तो उसकी भी चर्चा की गई है मेन्यू स्क्रिप्ट में। एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेज भी लिखे गए हैं मेन्यू स्क्रिप्ट पे। बहुत सारे पोएम्स हैं, बहुत सारे एपिक्स हैं, बहुत सारे प्लेज हैं जो मेन्यू स्क्रिप्ट पे लिखा जाता था। ठीक है, तो मेन्यू स्क्रिप्ट पाल्म लीफ पे लिखा जाता था, हैंड रिटेन होता था। और मेन्यू स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा तीन लैंग्वेज में लिखी गई है, संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल लैंग्वेज में। संस्कृत लैंग्वेज क्योंकि उस समय के जो एक सबसे पढ़े लिखे ग्रुप जो होते थे, सबसे जैसे अभी के पढ़ा लिखा ग्रुप अपना लैंग्वेज क्या मानता है, इंग्लिश को, उसी तरीके से उस समय का पढ़ा लिखा जो ग्रुप था वो मानता था कि उनका लैंग्वेज जो है वो है संस्कृत। ठीक है, प्राकृत उस समय के जो नॉर्मल पीपल थे, आम आदमी थे, वो बोलते थे प्राकृत लैंग्वेज। और तमिल, साउथ इंडिया के लोग, द्रविड़ कल्चर के लोग जो हैं वो तमिल लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, ये देखिए संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल की बात यहाँ पे की गई है। आगे जो एक नया पॉइंट है वो है इंस्क्रिप्शन का। इंस्क्रिप्शन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलेख बोलते हैं। अब देखिए मेन्यू स्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में आपको एक बेसिक डिफरेंस पूछा जाए तो आप बताएंगे कि मेन्यू स्क्रिप्ट पाल्म लीफ पे लिखा जाता था, जबकि इंस्क्रिप्शन जो है ये पत्थरों पे लिखा जाता था, सॉलिड सरफेस पे लिखा जाता था इंस्क्रिप्शन को। इंडिया में सबसे पहले इंस्क्रिप्शन लिखवाने किसने शुरू किए, तो वो सम्राट अशोक ने शुरू किए हैं, जो कि आप आगे के चैप्टर या आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तो इंस्क्रिप्शन जो है ये सॉलिड सरफेस पे लिखा जाता था, पत्थरों पे लिखा जाता था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोन या मेटल पे लिखा जाता था, है ना। इसमें क्या होता था, इंस्क्रिप्शन का सब्जेक्ट क्या था, जैसे मेन्यू स्क्रिप्ट में क्या था कि उस समय के कल्चर के बारे में है, उस समय के राजा के जीवन के बारे में है, उस समय के रिलीजियस बिलीफ के बारे में है, उस समय का आपका ये मेडिसिन साइंसेस के बारे में लिखा गया है ना। उसी तरीके से इंस्क्रिप्शन जो है ये लिखा जाता था स्टोन और मेटल पे, और इसका सब्जेक्ट क्या होता था, किंग का ऑर्डर। किंग का ऑर्डर जो है वो लिखा जाता था स्टोन या मेटल पे लिखे गए इंस्क्रिप्शन पे। ऑर्डर क्यों, ताकि ये जगह जगह पे लगा दिया जाएगा, जगह जगह पे
है, लोग देखेंगे तो पढ़ेंगे कि उसका राजा उनसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। और फिर उनका काम रहेगा राजा के ऑर्डर को फॉलो करना, उसे ऑबे करना, ठीक है। हो गया इंस्क्रिप्शन। ये है इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट में एक बेसिक डिफरेंस जो है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो पाल्म लीफ पे लिखा जाता था, जबकि इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखा जाता था स्टोन पे या मेटल पे, यानी हार्ड सरफेस पे, ठीक है। चलिए, अब जो इंस्क्रिप्शन को पढ़ते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था आर्कियोलॉजिस्ट। उन्हें क्या कहा जाता था? आर्कियोलॉजिस्ट। आइए आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज से आपका एक क्वेश्चन है, आपका चैप्टर इतना ही है। एक्सरसाइज से आपका एक क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग, नीचे को फॉलो करना है, नीचे को फॉलो करना है। नर्मदा वैली, एक तरफ है आपको जगह का नाम दिया हुआ है और दूसरी जगह पे बताया हुआ है कि वहां पे क्या पहले होता था। नर्मदा वैली के बगल में लिखा हुआ है कि द फर्स्ट बिग किंगडम। तो क्या ये मैच सही है? और अगर नहीं है तो नीचे से कौन सा सही होगा वो आपको मिलाना है। यहाँ मगध है, मगध के बगल में लिखा हुआ है हंटिंग एंड गैदरिंग। थर्ड है गारो हिल्स और उसके बगल में लिखा हुआ है सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो। और फोर्थ है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और वहां बगल में लिखा हुआ है राइट हैंड पे अर्ली एग्रीकल्चर। और लास्ट है गंगा वैली और राइट हैंड पे लिखा हुआ है द फर्स्ट सिटीज। तो अगर आपको इसे मैच करना हो तो यहाँ पे कैसे मैच होगा, जो कि अभी मैं पढ़ाया हूं, बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा टफ है, ऐसी कोई बात है नहीं। आइए देखते हैं। ये देखिए, गंगा वैली सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। ये तो आपको पता है क्योंकि इंडस वाला क्या हो जाएगा, 4700 ईयर्स अगो का ये टाइम हो जाएगा, ठीक है। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज को मिलाएंगे हम यहां से 4700 ईयर्स अगो, याद रखिएगा 4700 ईयर्स अगो इंडस के किनारे और गंगा वैली के किनारे 2500 ईयर्स अगो, है ना। गारो हिल्स है, गारो हिल्स में क्या मिलता है हमें? गारो हिल्स में अर्ली एग्रीकल्चर का वो मिलता है ना, अर्ली एग्रीकल्चर। मगध को पहले हम यहाँ मिला देते हैं द फर्स्ट बिग किंगडम में। नर्मदा वैली में लोग रहते थे, तो लोग कैसे रहते थे उस समय? हंटिंग और गैदरिंग करके। और गारो हिल्स आपका हो जाएगा अर्ली एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये है आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कुछ रिटन क्वेश्चन है जो रिटन में उसका आंसर है, तो वो आंसर अगर आपको खुद से आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको सोशल साइंस में ऐसे ही हेल्प की जरूरत पड़ती रहेगी, या फिर आपको मैथ और साइंस बहुत ही मिनिमम फी पे कंप्लीट करना है, तो प्लीज आप विजिट करें हमारे कौटिल्य क्लासेस को, जो कि सिचुएटेड है विष्णुपुरी रोड, रामनगर चौक, हजारीबाग में। और आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जो कि है 9162219895। थैंक यू।